बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें बेटा आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। कल हमने एथिक्स स्टडी किया था, क्या आपने रिवाइज़ किया एथिक्स को? जो कल मैं बुक बता रहा था वो ये है जिसकी बेसिस पे चैप्टर बनाया गया है, अकाउंटिंग एथिक्स। और इसके अंदर अकाउंटिंग एथिक्स में वो जो आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, एक चैप्टर 9 है एथिक्स ऑफ टैक्स अकाउंटिंग, एथिक्स ऑफ टैक्स अकाउंटिंग। इसमें वो चीज़ें डिस्कस की गई थी ज़्यादातर, और बाकी भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इवन ऑडिटिंग फंक्शन उसके एथिक्स क्या हैं, तो अंदाज़ा ये लगाएं कि आईकेप की बुक में एक छोटी सी चैप्टर है और उस पर किताबें हैं, पूरी की पूरी रिसर्च है पूरा का पूरा। तो आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो उन कॉन्सेप्ट्स में एक लफ्ज़ देखते हो, उसके पीछे पूरी की पूरी रिसर्च करनी पड़ती है ताकि वो लफ्ज़ आपको समझाया जा सके। ठीक है। अच्छा, अब आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे और उसका ताल्लुक़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से है। और ये वो चैप्टर है जो कि आपको सिर्फ देख के डरा देगा। आप अगर इसको आईकेप की बुक में देखेंगे तो आपको डरा देगा, और इंशाल्लाह आज आप याद करके घर जाओगे और याद करने के बाद आप देखोगे कि ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर में से आपको लगेगा, क्योंकि हमने ना इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अलग वे में समराइज़ भी कर दिया है और उसको इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से अब याद भी कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आपने देखा था कि सवाल बनता है, क्योंकि जो चैप्टर 1, 2, 3 है उसमें तीनों में से चैप्टर्स तीनों में से एक या दो सवाल बनते हैं। कभी एक ही सवाल बना, कभी एक दो पार्ट्स के साथ बना। तो दो पार्ट्स के साथ सवाल बना, वेटेज इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है इन चैप्टर 1, 2, 3 का। इतने बड़े चैप्टर्स ये चैप्टर्स अब इतने बड़े चैप्टर्स हैं कि बच्चा देख के ही परेशान हो जाएगा। उसकी परेशानी जायज़ है कि ये तो इतना कुछ हम कैसे करेंगे, मगर मेरा बेटा इसके लिए ना आप हम इस चैप्टर से नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम देखें, पेज नंबर 1 से लेके 9। अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 9 से लेके 23 कितने पेजेस हो गए? ये पेज हो गए तकरीबन कितने 22 पेजेस तक ये चैप्टर है। इसका मतलब है कि कोई चैप्टर 1, 2, 3 पे अगर ये 39 पेजेस पे यार जो कोर्स मबनी है, यानी 40 सफ़े का, और वो प्योर थ्योरी, और नंबर उसके 6 आईकेप ने उसका रखा वेटेज जो है ना वो 10 है, 10 है। चैप्टर 1, 2, 3 का वेटेज है 10। प्रैक्टिकली तुम उठा के देखोगे तो सवाल 6-8 के अंदर रहता है। मगर फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें अब इसकी टेंशन इसलिए नहीं है कि ये मास्टर शीट्स ने बेटा इसके लिए काम हल कर दिया। अब आप चैप्टर देखना, ये जो भी बच्चा देख रहा होगा वो जायज़ है कि परेशान होगा, मगर वो गाइडेंस के बगैर जो ये काम करता है ना बच्चा, वही परेशानी होती है। और कहते हैं जो मुर्शिद से आगे बढ़ेगा वो गुमराह हो जाएगा। ऐसे बच्चे गुमराह हो जाते हैं जो मेरी गाइडेंस के बगैर इन चीज़ों, अब मैं आ गया हूँ ना इस चैप्टर पे, तो मेरी गाइडेंस आपके साथ होगी, आपको ये चैप्टर मसला नहीं करेगा। मेरी गाइडेंस से पहले जिसने भी देखा होगा वो परेशान हुआ होगा। आप में से जिसने देखा होगा ना इस चैप्टर को बेटा आईकेप की बुक में, तो परेशानी हुआ होगा। अब बताइए कहाँ से याद होगा यार ये इतना कुछ? ये सारा क्या है? कख नहीं समझ आना मेरा बेटा, आपको इसको पढ़ के कख नहीं समझ आना। और ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये नहीं है, ये आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। और मज़े की बात ये, अच्छा, और मज़े की बात ये है कि ना सिर्फ ये कि ये एरिया जैसे आर्टिकल 160 एनएफसी नेशनल, मज़े की बात ये है कि मिनो अन उठा के कॉन्स्टिट्यूशन को आईकेप ने बुक में डाल दिया है। ये भी नहीं कि आसान करके डाला हो,
ये भी नहीं कि उसको थोड़ा आसान किया हो, कोई नोट्स बनाए हों। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जो मदर ऑफ ऑल लॉज है, उसको उठा के आपके कोर्स में डाल दिया, और वो भी कितना उठा के। अब कहाँ से यार बच्चा ये याद करेगा, कहाँ से बच्चा कर पाएगा? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट उठा के देखो बेटा, ये जो चैप्टर था ना, ये चैप्टर इंशाल्लाह अगले 1 घंटे में तुम्हें याद करा दूंगा, 1 घंटे में, ठीक है? और तुम्हें वापस जाके ना, परेशानी तो दूर की बात है, बस तुम वापस जाके 102 दफ़ा उसको रिवाइज करोगे तो तुम इंशाल्लाह डांस कर रहे होगे कि यार ये कितना मुश्किल चैप्टर था, हो गया। सही है, आए बेटा इसको भी हम कवर करते हैं। और इसको सही तरीका कवर करने का क्या है, आपने मेरे साथ साथ चलना है, आपने मुझसे आगे नहीं जाना। अब साथ साथ जो चलेगा ना, जिसने अभी इस चैप्टर को देखा है वो बड़ी परेशानी से बच गया, जिसमें कोई और मुब्तला हुआ होगा। अब तवज्जो कीजिएगा, टॉपिक वाइज जाएंगे हम। 4 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने, 4। ओके बच्चों, मैं इसको करूँगा, ठीक हो जाएगा बेटा। 4 टॉपिक्स हैं ऑनलाइन, ठीक है बेटा? पहला टॉपिक का नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये है मेरा बेटा, ये टॉपिक का नाम है। क्या नाम है इसका? साथ साथ याद करेंगे, FCF। क्या नाम है इसका? FCF। और एक छोटा भी है, PAF। अब आप इसको यूं समझेंगे मेरे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो प्रोविजंस, पहले सबसे मैक्रो पिक्चर में दे रहा हूं आपको पूरे चैप्टर की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो चैप्टर्स, वो आर्टिकल्स जिनका ताल्लुक टैक्सेशन से था या जिसका ताल्लुक फाइनेंस से था, उसे आपके कोर्स का हिस्सा बनाया गया। जिसका ताल्लुक टैक्सेशन से डायरेक्टली था या फाइनेंस से था, उसको आपके कोर्स का हिस्सा बनाया गया। पहला टॉपिक है 2 फंड्स। कौन से फंड्स? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। में आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये नाम नहीं याद करोगे। इसमें कंसोलिडेटेड लफ्ज़ का क्या मतलब है? ये अकाउंटिंग कंसोलिडेशन नहीं है, ये पुरानी, ये फंड जो था हमें अंग्रेज के ज़माने से मिला। इंडिया में भी उसको सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, क्योंकि यूके वाले इसको कंसोलिडेटेड फंड कहते थे। यूके वाले देखिए, मैं आपको अगेन ये बात बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे क्या क्या कुछ आता है, मगर इतना बता दूं मेरे बच्चों कि जो चीज़ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस पर बेतहाशा रिसर्च करनी पड़ती है। इस वर्ड कंसोलिडेटेड में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अंग्रेज़ ने इसको कंसोलिडेटेड फंड क्यों कहा। इसकी वजह ये थी कि एक पिछली तारीख थी उनकी, एक किंग, पहले किंग होते थे ऑल पावरफुल सॉवरन, फिर वक्त के साथ पार्लियामेंट ने उससे सवाल पूछने शुरू किए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता किंग की पावर कम होती गई और डेमोक्रेसी बढ़ती गई और एक वक्त आया कि यूके में डेमोक्रेसी आ गई, किंग जो है बराए नाम रह गया। तो पार्लियामेंट उससे सवाल पूछती थी कि ये खर्च कहाँ कर रहे हो, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो उसने क्या किया था, 3 अकाउंट बनाए हुए थे पैसे के। एक तो दिखाने के लिए था, ये देखो भाई मुल्क में खर्च हो रहा है। 2 जाती छुपाए हुए थे। वो जब जाती अकाउंट उसके पकड़े गए ना, तो तीनों अकाउंट को क्या करना पड़ा था, कंसोलिडेट। दैट इज व्हाई वी कॉल इट कंसोलिडेटेड। आज तक हम उसको कंसोलिडेटेड कहते हैं। यूके वाले तो बोलते हैं, पाकिस्तान इंडिया भी बोलता है, क्योंकि वो नाम यही देके गए। हमने कोई कंसोलिडेशन नहीं की। ये 2 अकाउंट के नाम क्या थे, बोलो? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। अब सुनो, ये यूं समझो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ये 2 अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2 बैंक अकाउंट हैं। जो समझाने के लिए बोलता हूं ताकि समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट बने, आपका पिक्चर बने। जो स्टेट बैंक के पास मेंटेन होते हैं, एक का नाम क्या है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, स्टेट बैंक। ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के पैसे हैं, वो उधर चले जाएंगे। दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन के पैसे हैं, स्टेट बैंक, वो वहां चले जाएंगे। समझ आए मेरे बच्चों? मुझे कंफर्म कर लें ऑनलाइन बच्चे कि क्या 2 नाम याद हुए, ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं आपको याद करा के भेजूंगा। कंफर्म करो बेटा, याद हो गए आपको? अब आते हैं बेटा, सुनिएगा, इन अकाउंट में पैसे कहां से आते हैं। अब आपने 2 बातें याद सीखनी है बेटा, फंड में पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं।
सारी अंग्रेजी भी मिलेगी आपको बुक वाली, मगर ऐसे लिखी हुई होगी कि याद हो जाएगी, ताकि लिख भी सको तुम। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, पब्लिक अकाउंट में पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये सीखना है हमने। ये देखो मेरे बेटो, ये फंड है और ऊपर क्या लिखा है, ये पैसे यहाँ से आते हैं और पैसे कहाँ जाते हैं। बेटा याद करा दूंगा, इधर जाते हैं। अब गिनो, 1 2 3, 3 सोर्स से पैसे आते हैं, गिनो 1 2 3 4 5, 5 जगह जाते हैं। 3 सोर्स से पैसे आते हैं, 5 जगह पे वो इस्तेमाल होते हैं। 3 सोर्सेस क्या हैं? पहला, गवर्नमेंट का सोर्स होता ही रेवेन्यू है। रेवेन्यू बड़ा सोर्स क्या होता है? रेवेन्यू। तो आप याद रखोगे, क्या बोलोगे? ऑल रेवेन्यू। अब ये याद करने की बात है, क्या बोलोगे? ऑल रेवेन्यूज। रेवेन्यूज होते हैं बेटा 2 किस्म के, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ऑल रेवेन्यू यहां आता है। तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या है? जो टैक्स से कलेक्ट होता है। नॉन टैक्स क्या है? जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज देती है, उसकी चार्जेस। गवर्नमेंट भी तो गुड्स एंड सर्विसेज देती है ना, और उसके पैसे चार्ज करती है, तो वो भी यहाँ आता है क्योंकि वो रेवेन्यू है। तो पहली चीज क्या होगी बेटे? ऑल। बोले बेटा, घर वाले भी जो बैठे हैं ना बेटा ऑनलाइन वाले, वो बोलो क्या? ऑल रेवेन्यूज। सबसे बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू। फिर होता है लोन। लोन दूसरा है ऑल लोन, मगर लोन क्या? लोन रेज्ड, जो लोन लिया है वो पैसे भी यहाँ आते हैं। भाई अगर आपके रेवेन्यू भी यहाँ आते हैं, आपका लोन भी यहाँ आता है, तो सारे पैसे तो यहाँ आ गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, सारे पैसे यहाँ आ गए। तो पब्लिक अकाउंट में क्या जाएगा? बाद में देखेंगे। सर जब लोन भी यहाँ है और रेवेन्यू भी यहाँ है, तो तीसरी चीज क्या है? भाई तीसरी चीज, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया था उसको वापस लेगा, वो भी इसी अकाउंट में आएगा। तो क्या है? मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। कौन सी? रीपेमेंट ऑफ लोन। ये लफ्ज याद करना है आपने। बताएं 3 सोर्स क्या है जो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए? बताएं। ऑल रेवेन्यूज, नहीं 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 नहीं, लोन्स, लोन ऑल लोन्स नहीं बोलो, लोन रेज्ड बोलो, जो लोन लिया। और दूसरा क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन। याद होगा बेटा? ये था आपका बेटा, ऐसे ही याद हो जाएगा पूरा टॉपिक। 3 सोर्स से जो पैसे आते हैं एफसीएफ में, वो क्या थे? ऑल रेवेन्यूज, लोन रेज्ड, रीपेमेंट ऑफ लोन। याद हो गए सबको? ऑनलाइन कंफर्म करो बेटा। वापस लेगी ना, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा, वापस लेगी, ये इसी फंड में आएगा। बेटा क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, आप कहाँ खर्च होते हैं ये भी याद करा दूंगा यार, मजे की बात है। हैरान कुन तरीका है ये बेटा, इतना मुश्किल टॉपिक और कैसे आसानी से याद हो रहा है। देखिए सबसे पहले रुकें और बात सुनें भाई। सबसे पहली चीज, अब आप छोड़ दें, इसको नहीं पढ़ना, आप मेरी बात सुनोगे। मैं आपके लिए कुछ एक टेक्निक बना रहा हूँ, उस टेक्निक को जरा याद करोगे ना तो चीजें समझ आ जाएंगी। टेक्निक पे आ जाओ बेटा। ये मेरी टेक्निक है चीज को कवर करने की, इस चीज को कवर करने की बेटा। अच्छा जी, बेटा ये मुझे बताओ कि हमारे मुल्क में कानून कैसे बनता है? हमारे मुल्क में लॉ कैसे बनता है? हमारे पास कितनी असेंबलीज हैं? 1 के 2? बाई कैमरल हैं कि यूनी कैमरल हैं? हम कैमरल का मतलब हाउस से, ये तो पता है ना आपको। बाई कैमरल और यूनी कैमरल, हम कौन हैं? सर जी हम हैं बाई कैमरल। बाई कैमरल का क्या मतलब है? 2 हाउसेस हैं हमारे मुल्क में, अपर हाउस, लोअर हाउस। बताओ अपर हाउस लोअर हाउस में, लोअर हाउस क्या है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के हेड को क्या कहते हैं? हेड कौन है इसका? स्पीकर। स्पीकर नेशनल असेंबली जो सारी प्रोसीडिंग चलाता है। इसका माइक बंद कर दो, आपको बारी नहीं मिलेगी, आपको बारी मिलेगी भाई। रेजोल्यूशन पास, ठीक है। ये मैं इधर लिख रहा हूं आपकी आसानी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? अभी ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन हेड है, बस ऐसे ही किसी वजह से लिख रहा हूं, मगर याद कर लो स्पीकर। नेशनल असेंबली के बाद ऊपर क्या होता है? सेनेट। उसका हेड कौन है? सेनेट का हेड क्या है? उसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं उसको, चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ओके, इनसे पास होके बिल कहां जाता है हमारा? प्रेसिडेंट के पास।
ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट हाउस में जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। ठीक है, ये तो याद है ना आपको। इस लाइन में 3 लोग बताओ, लोग कौन है, लोग बताओ। स्पीकर, चेयरमैन और प्रेसिडेंट। ओके अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ नेशनल असेंबली और सेनेट में मेंबरान कहां से आते हैं, कैसे आते हैं? अब्दुल अहद, उन्जिला, अली अब्बास, बताओ मेरे बच्चों, नेशनल असेंबली सेनेट में लोग कैसे आते हैं, किस प्रोसेस के जरिए आते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? शाबाश, इलेक्शंस। इनके लिए इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेड कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, पूरा लफ्ज लिखना है, पूरा लफ्ज लिख लो, मुझे ये लफ्ज बाद में चाहिए होंगे बेटा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब मुझे एक बात बताओ, 4 याद हो गए बेटा? वापस जाओ इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में सबसे पहले होते हैं इलेक्शंस। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, जिससे कौन आता है? नेशनल असेंबली। और सेनेट हमारी ना इनडायरेक्ट इलेक्ट होती है, नेशनल असेंबली ही इसको इलेक्ट करते हैं, सेनेट को। और फिर प्रेसिडेंट। बेटा याद हो गए चारों? चारों याद हो गए? क्या सबको याद हो गए बेटा? ये 4 याद हो गए कि नहीं हुए? 4 याद हुए कि नहीं हुए मेरे बच्चों? याद हो गए ना? बस पहले आप इस ऑर्डर को याद करो। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं बेटा, समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें याद आए, मेरी इस बात को कोई संजीदा ना ले। ये करप्शन करते हैं, इस बात को संजीदा ना ले कोई, करप्शन करते हैं, ये करप्शन करते हैं। तो पकड़ना कौन है इस करप्शन को? आपको पता है हमारे मुल्क में एक इदारा है जो सरकारी इदारों की करप्शन पकड़ने के लिए, खर्चे पे नजर रखने के लिए बनाया गया है, और उसे कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्या कहते हैं उसको? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, AGP, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हर दफा ऑडिट करता है सरकारी इदारों के, उसके खर्चों पे पूछता है ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो करप्शन पकड़ता है। अब सपोज कर लो कि कोई करप्शन में पकड़ा जाए, तो खुद को बचाने के लिए सबसे पहले वो कहाँ जाता है पता है? वो जाके ना अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने के लिए कोर्ट्स के पास जाता है, बेल बिफोर अरेस्ट लेने, कि भाई मुझे अरेस्ट ना कर लें, मुझे ये झूठा केस है मेरे पे, योर ऑनर मुझे बेल बिफोर अरेस्ट दे दें। ऐसा होता है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे होगा। और सबसे बड़े कोर्ट्स कौन से होंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सुनिएगा, मैं कोर्ट्स के नाम लिख रहा हूँ, 3 कोर्ट्स के नाम लिखूंगा। कौन से नाम लिखूंगा आपको क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और कौन सा नाम रखूंगा? फेडरल शरीयत कोर्ट। और कौन सा रखूंगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सूबों के हाई कोर्ट्स का मैंने जिक्र नहीं किया इसमें, मगर कोर्ट्स के हेड कौन होते हैं बताओ? ये हैं कोर्ट्स, जिसकी तरफ वो भागे। इसके हेड्स कौन होते हैं? बताएं कौन होते हैं? जजेस, चीफ जस्टिस, जजेस। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे 6 लोगों के बारे में तुमसे सुनना है जिनका, और 6 इदारों के बारे में मैंने तुमसे सुनना है। 6 लोग और 6 इदारे। पहले मुझे 6 इदारे बताओ जो मैंने यहां लिस्ट डाउन किए हैं। 6 इदारे कौन बताएगा? इदारे। शाबाश, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट हाउस, ये इदारे हैं। और फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और फेडरल कोर्ट्स। ये कौन से कोर्ट्स हैं बेटा? क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टडी कर रहे हैं ना, प्रोविंस का नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इनको फेडरल कोर्ट्स। ठीक है मेरे बच्चों।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 6 बंदों के बारे में जो उनको हेड करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, चेयरमैन ऑफ सेनेट, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। नो, लेफ्ट साइड पे तो देखो ऑडिटर भी तो होगा ना, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, और जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट्स। बेटा आपको याद हो गया? कैसे याद करेंगे सर? सबसे पहले देखेंगे कि जी इलेक्शन होता है, नेशनल असेंबली में लोग आते हैं, सेनेट में आते हैं, प्रेसिडेंट बनता है, फिर अगर करप्शन करते हैं तो ऑडिटर जनरल पकड़ता है, तो बचने के लिए कोर्ट्स चले जाते हैं। याद हो गया कि नहीं हुआ? ऑनलाइन बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको याद हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मजे की बात है ना यार, ऐसा बोरिंग मुश्किल कैसे इंटरेस्टिंग बन गया। ये देखो बेटा, आए और देखें जरा, किधर गया यार? ये देखो भाई, सबसे पहले बॉक्स में कहता है, ये देखें, पैसे एक्सपेंडिचर होगा, इससे खर्चा होगा। कहाँ खर्चा होगा? टू बी चार्ज्ड, एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ। कौन सा है? पहला रेम्यूनरेशन में जाएंगे पैसे। किसकी रेम्यूनरेशन देनी है आपको? किसकी रेम्यूनरेशन है? अब बस पढ़ते जाओ और नाचते जाओ बेटा, क्योंकि सारा आप याद कर चुके हो। प्रेसिडेंट, मगर ना प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू, ये नोट करने के लायक है क्या? ऑफिस। ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि उसका ऑफिस का खर्चा, प्रेसिडेंट की अपनी रेम्यूनरेशन, उसके पूरे ऑफिस का खर्चा नंबर 1 लिखा है। आगे जाओ, सिर्फ जजेस, रेम्यूनरेशन किसकी? जजेस की। कौन से जजेस? फेडरल कोर्ट्स के जजेस। कौन से फेडरल कोर्ट्स में आते हैं? 3 कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फेडरल शरीफ कोर्ट। फिर क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर क्या है? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और फिर ऑडिटर जनरल। तो बंदों पे जो खर्चा हुआ बॉक्स 1 पे हुआ। कितने बंदे? 6। हाँ, एक के ऑफिस का खर्चा भी हुआ, प्रेसिडेंट के। अब सुनो, सेकंड बॉक्स में आ जाओ। सेकंड बॉक्स में पिछले कितने बंदे थे? 6 में से कितने के ऑफिस का खर्चा पहले आ चुका है? 1 का। कितने आपके ऑफिस का खर्चा रह गया? 5। वो सेकंड में लिखा है। सेकंड में लिखा है उनके ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बेटा ये आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये देखें क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव, किसके? इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन, और किसके? ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के। ऑफिस का खर्चा किसका? फेडरल कोर्ट्स। और कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सेक्रेटरीट्स किसकी? नेशनल असेंबली और सेनेट की। और कौन सा? यार 5 वो आए जिसका ऑफिस का खर्चा पहले कवर नहीं किया था। बॉक्स 2 में ऑफिस का खर्चा कवर हो गया। हो गया कवर? ऑनलाइन बताओ, हो गया कवर? याद कैसे किए थे हमने भाई? इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमिश्नर, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट चोरी करेंगे भाई, वो चीफ एजीपी, ऑडिटर जनरल, और बचाने के लिए कोर्स। याद हो गए 6। अब इनके ऑफिस के खर्चे और खुद के खर्चे, हो गया 2 बॉक्सेस कवर। ऑनलाइन कैसा है बेटा? सही है? अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर जो पैसे आए थे कहां से आए थे? रेवेन्यूज। बस रुक जाओ, लोन से भी तो पैसे आए थे ना। लौटाने कि नहीं लौटाना? लोन लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? वो तीसरा बॉक्स है लौटाने का। गया भाई, हो गया नंबर 3 बॉक्स भी। भाई पैसे लौटाने हैं ना, तो लौटाएंगे कैसे? तीसरे बॉक्स में लिखा है ऑल क्या वापस कर रहे हो? डेट चार्जेस। भाई वापस करोगे कि नहीं करोगे? उसकी पेमेंट हो रही है, डेट चार्जेस। तो जो नहीं, आगे आ रहा है, ऑल डेट चार्जेस फॉर विच फेडरल गवर्नमेंट इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस। रीपेमेंट भी तो करनी है ना भाई, जिसको रीपेमेंट को कहते हैं, इसको एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, सेम मीनिंग है। प्रिंसिपल की रीपेमेंट को कहते हैं, प्रिंसिपल की रीपेमेंट। एंड अदर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ रेजिंग लोन्स, सारा खर्चा सर्विस, यानी आपने लोन लेने के प्रोसेस में जो खर्चा किया वो लोन की वापसी, इंटरेस्ट की पेमेंट, तीनों चीजें यहां से होगी। तो रीपेमेंट ऑफ लोन करके इसको याद करो। पहला क्या था? नहीं, रेम्यूनरेशन तो है, मगर पहले में मुझे एक बात बताएं, लोग कौन थे?
6 पर्सन कौन से थे, वापस सोचो। अब सुनना मेरी बात, नहीं नया लफ्ज दे रहा हूं आपको, नया लफ्ज। ये वो लोग हैं जो पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई और आप नहीं लफ्ज आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इनको पैसे दिए जाएं ताकि मुल्क चले। तो मैंने इनके लिए एक नाम रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। 6 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, बॉक्स नंबर 1। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, बॉक्स नंबर 2। सर ये 5 क्यों? क्योंकि बॉक्स 1 एक ऑफिस को पहले कवर कर चुका। कैसे याद करेंगे बेटा? खर्चा कहाँ होगा? एफ से खर्चा कहाँ होगा? 6 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे। ऑनलाइन बेटा ये लिख लो ताकि आपको याद रिकॉल करने में आसानी होती है। पहला बॉक्स कहाँ खर्चा करेंगे सर? रेम्यूनरेशन पे। किसकी? 6 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट का ऑफिस। और सेकंड बॉक्स कहाँ खर्चा करेंगे? 5 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस पे, और बाकी उसकी डिटेल है। नंबर 3 क्या है, कहाँ खर्चा होता है सर? रीपेमेंट ऑफ लोन एंड अदर चार्जेस। ठीक है बेटा? हाँ, सिंकिंग फंड क्या है बेटा? सिंकिंग फंड की ना बहुत मीनिंग्स हैं, बेतहाशा मीनिंग है। यहाँ सिंकिंग फंड किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो पहले तो सिंकिंग फंड कहते किसको हैं? अ टाइप ऑफ फंड दैट इज क्रिएटेड इन सेटअप। किस पर्पस के लिए? रीपेइंग डेट। ये बस इसकी मीनिंग समझ लो। ये फंड बनाया जाता है रीपेमेंट के लिए। अब मेरी बात रुक के और सुनना, ये लफ्ज याद आ गया, समझ आ गया किस लिए बनता है? बस आ जाओ बेटा, रीपेमेंट का है। सिंकिंग फंड में पैसे जाएंगे, इसका मतलब क्या है? अब इसका एक तरीका सीखे भाई। एफसीएफ में पैसे निकलेंगे लोन की वापसी में, बिल्कुल सही है। हमें लोन की वापसी अगर करनी 5 साल बाद है तो फिर 5 साल बाद है तो फिर 5वें साल आके सारा लौटाएंगे कहां से? तो हमने सिंकिंग फंड क्रिएट किया। पहले साल पैसे थोड़े से सिंकिंग फंड में डाल दिए, दूसरे साल भी डाल दिए, तीसरे साल भी डाल दिए, चौथे और 5वें उठा के हमने रीपेमेंट कर दी 5वें साल। इसका मतलब एक ऐसा फंड जिसमें पैसे जमा कर रहे हैं ताकि लोन रीपे कर सके, इसको सिंकिंग फंड ऐसे ही समझो। सेट है बेटा? क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को याद हो गया? 3 जरिए से पैसे आते हैं, 5 जगह खर्च होते हैं, 3 जगह हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई जजमेंट, टू सेटिस्फाई जजमेंट डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट। ठीक है? अब ये सुनना, इसको मैं क्यों कैसे याद कराऊंगा? इसको मैं याद कराऊंगा कोर्ट ऑर्डर। कैसे याद करेंगे कि पैसे सम जो पे करना पड़ा हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को ऑर्डर दिया किसने? कोर्ट ने, तो वो भी इस फंड से जाएगा। अब इसकी मिसाल सुने। एक शख्स की ज़मीन थी और उस ज़मीन पे उसका घर बना हुआ था। हुकूमत ने नया एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन परचेज की, उसका घर उसके रास्ते में आ रहा था। उससे उन्होंने घर की परचेज पे अभी बात कर ही रहे थे तो एक बुलडोज़र आया और उसका 2 कमरे तोड़ के चला गया। उसने केस फाइल कर दिया, कहा कि मेरी तो डील ही नहीं हुई थी, इन्होंने तोड़ा कैसे? पेनल्टी लगा, 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, मेरा नुकसान हुआ है। वो केस जीत गया। 1 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे? इसी फंड से। यानी जब भी कोई सिटीजन हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कोई दावा करेगा और वो दावे में जीत जाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे इसी फंड से। ओके? सम, अब इसको कैसे याद करेंगे? सम टू बी पेड ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, सम
टू बी पेड, ये मैं याद करा रहा हूं, बाकी तो लफ्ज तुम्हारे सामने है ना, लिखने के लिए लफ्ज तुम्हारे सामने। सम टू बी पेड ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, और फिर आखिरी क्या है, एनी अदर सम। एनी अदर सम ये जनरल है, अदर सम जो के कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहे। अब हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जो बजट को पास करता है, तो बजट के पैसे इस 5वें बॉक्स की वजह से निकलते हैं। बजट पे जो खर्चा होता है ना, ये 5वें बॉक्स की वजह से निकलता है, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी पैसे निकलवा सकता है, और फाइनेंस एक्ट जो हमारा बजट होता है वो भी एक एक्ट होता है, इस वजह से पैसे बजट पे भी खर्च होते हैं। अब मेरे बच्चों बताएं ज़रा, आपको याद हो गया? किस किस को याद हो गया? 3 जरिए से पैसे आते हैं, 5 पे खर्च होते हैं। 3 जरिए कौन से थे? देख के नहीं बताना, ऑल रेवेन्यूज, बगैर देख के बताना है बेटा, ऑनलाइन बताओ। ऑल रेवेन्यूज, दूसरा लोन रेज, तीसरा रीपेमेंट ऑफ लोन। 5 जगह खर्च होते हैं, बताएं। पहला कौन से ऑफिसेस? 6 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, कौन सी? उलट बताएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट्स। दूसरा बॉक्स बताओ, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स कौन सी? उसी तरीके से बताओ, उसी तरीके से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, असेंबली की सेक्रेटेरिएट, सेनेट की सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट तो हो चुका था पहले ही, ऑडिटर जनरल का ऑफिस, और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट्स का खर्चा। हो गया, याद हो गया? तीसरा क्या था? रीपेमेंट एंड अदर चार्जेस ऑफ लोन। 5वां क्या था? सम टू बी पेड ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। आखिरी क्या था? अदर सम, मगर अदर सम कौन सा? स्पेसिफाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके एग्जाम्पल बजट। ले भाई बताएं, समझ आ गया आपको? अच्छा मेरे बच्चों, अब आ गए हैं हम एक और अकाउंट पे, और अकाउंट का नाम है फेडरल अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन में सिर्फ पैसे आते हैं, खर्च नहीं होते। आते तो हैं, खर्च नहीं होते, क्योंकि इसमें ऑल अदर मनीज, अदर मनीज, अदर का मतलब है ऊपर जो 3 थी इसके अलावा अदर, वो अदर कौन सी? जो रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इन 3 के अलावा अगर पैसे रिसीव करेगी तो यहां आएगा ऑल अदर मनीज रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड। सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट्स कोई पैसे इन 3 के अलावा लेंगी तो वो भी यहाँ आएंगे। ऑल अदर मनीज रिसीव डिपॉजिटेड अदर कोर्ट्स एस्टेब्लिश अंडर। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट्स यानी अदर कोर्ट्स। अदर कोर्ट्स का मतलब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, ये अदर कोर्ट, मगर होंगे फेडरल, फेडरेशन के कोर्ट्स होंगे। तो टोटल कोर्ट्स ही 3 है। तो फेडरल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर पैसे रिसीव करेंगे, कौन से पैसे? जो पहले अकाउंट में आने वाले के अलावा हैं, वो यहाँ रखे जाएंगे। भाई तो क्यों रखे जाए? वो लेंगे क्यों ऐसे पैसे? ऐसे पैसे हो कौन से? जो रेवेन्यू भी ना हो, जो लोन भी ना हो, रीपेमेंट ऑफ लोन भी ना हो। सुने इसकी एग्जाम्पल। एक बंदा चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसका डिस्प्यूट था एक प्रॉपर्टी पे, ठीक है? प्रॉपर्टी से आ रहा था रेंट। दूसरे बंदे ने क्लेम फाइल किया कि ये ज़मीन मेरी है या ये दुकान मेरी है, इसको रोको और रेंट भी मुझे दिलाओ, ज़मीन भी मुझे दिलाओ, दुकान भी मुझे दिलाओ। कोर्ट में केस आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जब तक फैसला करे रेंट हमारे अकाउंट में जमा होगा। कहाँ जमा होगा? पब्लिक अकाउंट में जमा होगा। तो खर्च थोड़ी करोगे, खर्च थोड़ी करोगे, किसी के पैसे पार्क करने के लिए हैं, वापस ही करोगे, खर्चा थोड़ी करोगे। इसीलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा जी हमें एक एयरपोर्ट बनाना है, रोड बनाना है, एक अस्पताल बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर्स तुम हमें बताओ, मगर सीरियस कॉन्ट्रैक्टर्स आने चाहिए। हमें क्या पता कौन कौन उठ के और कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर दें।
बिडिंग करना शुरू कर दें। हमें सीरियस लोग चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए पहले जमा कराओ ताकि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम बिजनेसमैन हो भी कि नहीं हो हमें पता चले। लोगों ने 1 करोड़ जमा किया, कहाँ जमा करेंगे, क्योंकि वापस करना है, खर्च थोड़ी होगा। तो आप पब्लिक अकाउंट में कौन से पैसे आते हैं, वो पैसे जो पहले 3 के अलावा फेडरल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या अदर फेडरल कोर्ट्स रिसीव करेंगी, वो यहां आएंगे ताकि वो किसी वक्त वापस होंगे, खर्च नहीं होंगे। बेटा ये 2 फंड्स है ना, इन दोनों फंड्स के लिए आखिरी बात, इस फंड के लिए आराम से याद हो जाएंगी बेटा, अब तक याद हो गया ना। अब ये याद करो, इनकी कस्टडी कहाँ है, फंड की कस्टडी कहाँ है, कस्टडी से रिलेटेड बात, पेमेंट ऑफ मनी इनटू, पेमेंट कैसे होगी, इसमें फंड में पैसे आएंगे कैसे, पेमेंट करने का तरीका क्या है, पेमेंट इनटू और विथड्रॉल फ्रॉम, ये भी तो डिसाइड करना है ना, इसके प्रोसीजर या नहीं करने। कितनी बातें बताई मैंने, 3। किस फंड पे बातें बताई मैंने, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। कौन सी 3 बातें बताओ, कस्टडी, पेमेंट इनटू, विथड्रॉल, कस्टडी, पेमेंट और विथड्रॉल, कस्टडी, डिपॉजिट और विथड्रॉल, इसका प्रोसीजर भी तो बनाना है ना। तो क्या सिर्फ इस फंड का बनाना है या दूसरे फंड का भी बनाना है, सर दूसरे का भी बनाना है, तो उसमें आओ, उसकी भी कस्टडी, उसकी भी कस्टडी, उसकी भी पेमेंट, उसमें भी वही चीज़ है पेमेंट, और उससे भी विथड्रॉल। इसका मतलब है 3 बातें दोनों के लिए सेम हुई, तो 3 और 3 कितनी हुई, 6। और 7वीं बात है अदर मैटर्स, अदर कनेक्टेड मैटर्स, अदर कनेक्टेड मैटर्स। बस कहता है ये 7 चीजें कौन फैसला करेगा, ये 7 चीजों का फैसला करेगा कौन, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके लिए कानून साजी की जाएगी, किसी एक्ट में ये चीजें लिखी जाएंगी, और अगर वो एक्ट जब तक बने तब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करेगा कि ये कैसे हो, रूल्स के जरिए। कौन सी बातें थी क्या, फंड की कस्टडी, पेमेंट इनटू, विथड्रॉल फ्रॉम और एंसिलरी मैटर्स का फैसला पार्लियामेंट करेगी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, और अगर वो ना करें तो प्रेसिडेंट रूल्स के जरिए करेगा। 100% टॉपिक कंप्लीट हो गया, हर एंगल कवर हो गया बेटा। किस किस को याद हो गया, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड किस किस को याद हो गया बेटा, ऑनलाइन में से किस किस को याद हो गया, समझना नहीं याद किसको हो गया बेटा, ये था आपका टॉपिक बेटा। ऑनलाइन में से किसको याद हो गया, क्या क्या एस्पेक्ट थे इसके। अब आप ऑनलाइन वालों कंफर्म करो बेटा, आपको याद हो गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। 2 फंड्स थे, एक दफा इसको क्विक रिवीजन करते हैं। फंड्स कौन से थे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड FCF में पैसे कितने सोर्स से आएंगे, कितने कहाँ खर्च होंगे, 3 सोर्स से आएंगे, 5 जगह खर्च होंगे। 3 सोर्स कौन से थे, रेवेन्यूज, ऑल रेवेन्यूज, लोन रेज्ड बाय और रीपेमेंट ऑफ लोन। खर्च कहाँ होंगे, 5 जगह। पहली क्या थी, 6 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, रीपेमेंट इन अदर कनेक्टेड एक्सपेंस ऑन लोन, सम टू बी पेड मगर ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर और अदर्स इज रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे जो 3 को छोड़ के, ऊपर वाले 3 को छोड़ के गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या अदर फेडरल कोर्ट रिसीव करे। बस इन दोनों फंड्स की कस्टडी, पेमेंट और विथड्रॉल कौन तय करेगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो ना हो तो प्रेसिडेंट। खत्म है बेटा। ऑनलाइन वालों क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इसे जो बेटा रिवाइज करेगा ना, यकीन कर लो एंड। चलो अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा टॉपिक, उसका नाम है बजट, फेडरल बजट। फेडरल बजट
अच्छा मुझे ऑनलाइन तवज्जो कीजिएगा, बताइएगा। अच्छा जिसने मगरिब नहीं पढ़ी बेटा, मैंने नमाज़ पढ़ लिया, आप मगरिब ब्रेक कर लीजिएगा। मुझे ये बताओ, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इजी था कि मुश्किल था? इजी हो गया। चलो बेटा मैं एक काम करता हूँ, कुछ मिनट रुक जाता हूँ नमाज ब्रेक के लिए। जिसने नहीं पढ़ी थी तो जल्दी पढ़ लो, क्योंकि अभी तो एंड हो जाएगा टाइम। जी अली, आपने कुछ पूछना है बेटा? तभी, क्योंकि उसमें टर्नओवर चाहिए ना। टर्नओवर सिर्फ सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट से आता है। बाकी हेड्स में सेल ऑफ गुड्स। एक क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन में था कि एक टैक्स पेयर है जो पार्ट टाइम में सिंगर है और हाँ, उसकी सर्विसेज से मगर पार्ट टाइम सिंगर भी सर्विस दे रहा है ना, प्रोफेशनल हो गया, ये बिजनेस है। सोर्स में जाएगा। असल में क्या है कि सिंगिंग, पार्ट टाइम सिंगिंग असल में वो करता क्या था पहले, मैं इसको यूँ बताता हूँ आपको, यूँ समझो। एक बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है, शाम को क्लिनिक चलाता है, तो पार्ट टाइम डॉक्टर हो गया ना शाम को। इसकी रिसीट कहाँ जाएगी? बिजनेस। क्यों? वो क्लिनिक चला रहा है। तो सिंगर क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। पार्ट टाइम नहीं, देखो बिजनेस में जाएगी, प्रोफेशनल है वो, बिजनेस है वो, अदर सोर्स थोड़ी है। यस, इस वक्त बेटा कैपिटल गेन में जो हमने पढ़ा है, इसके अलावा कोई और लायबिलिटी रिडक्शन नहीं होती। आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोई इस तरह की डायरेक्ट, अगर आपको कोई ये रियल लाइफ के लिए चाहिए तो फिर बता देना, मगर अगर कोर्स के आगे, ओके कोर्स के हवाले से बात करो, ठीक है। अब आप बेटा क्या करेंगे, उसकी मुझे पिक्चर भेजें, ठीक है। क्योंकि ये जो असल में क्या है बेटा कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर सेकंड शेड्यूल को डायरेक्टली कोर्स का हिस्सा नहीं बनाएगा। सेकंड शेड्यूल एग्जाम्शंस हैं, तो इस वजह से उसकी सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ा जाता है। और आप मुझे किताब के बारे में पूछो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं है अली, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चले बेटा मैं अब रिज्यूम कर रहा हूँ। देखिए आसानी से ये भी समझ आएगा क्या, बजट। सबसे पहले मेरे तरीके से याद रखना, अपने तरीके से नहीं जाना। सबसे पहला एस्पेक्ट है ये, हम जाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, यहाँ से जाएंगे राइट लेफ़्ट की। इस यहाँ हम सीखेंगे व्हाट इज़ बजट, सीखेंगे व्हाट इज़ बजट। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना। ये बजट जो है वो कौन पेश करता है? फेडरल गवर्नमेंट पेश करती है, ओके। तो स्टार्ट किया हमने फेडरल गवर्नमेंट से, कहाँ? नेशनल असेंबली में, सेनेट में नहीं, नेशनल असेंबली में, ओके। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। नेशनल असेंबली में फेडरल गवर्नमेंट कितनी दफ़ा? एनुअली, साल में एक दफ़ा। अब इस चीज़ को पहले याद करो, फेडरल गवर्नमेंट एनुअली बजट पेश करता है कहाँ पे? नेशनल असेंबली में, ओके। उस बजट का नाम क्या होता है जब पेश किया जाता है? स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट, वी कॉल इट एनुअल बजट स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है? बजट में क्या होता है जो हर बजट में होता है? एस्टिमेशन, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की एस्टिमेशन। एस्टिमेटेड रेवेन्यूज क्या आएंगे इस साल, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होगा इस साल गवर्नमेंट का, ओके। अब वापस जाओ, कौन पेश करता है बजट? कहाँ, कितनी दफ़ा, उसका नाम क्या है, उसमें होता क्या है? खत्म बात। बजट पेश करती है फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में, साल में एक दफ़ा, नाम है बजट का स्टेटमेंट।
उसमें होता है एस्टिमेटेड रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर। अब उस बजट का फॉर्मेट क्या होता है, उसकी फॉर्मेट क्या होगा, उसको बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो हम ख्याल रखेंगे सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर, वो 6 खर्चे या पाँच खर्चे, 5 वो जो पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि लाजमन होंगे, उसे अलग करके पेश करना होगा। सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग बताने पड़ेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट को कितने दे रहे हो, भाई प्रेसिडेंट हाउस को कितना दे रहे हो, ये बताने पड़ेंगे बजट स्टेटमेंट में। दूसरा अदर एक्सपेंडिचर, भाई उन 5 के अलावा वो जो बॉक्सेस थे ना 5, उसके अलावा कहीं और खर्च कर रहे हो उसको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। आप मुझे बताएं उन 5 में ऐसा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अलग करके लिखवा रहा है ताकि सबको पता चले कि पैसे मिले उनको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उन ऑफिसर्स को बचाना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उनको पैसे ना देती तो फिर वो उसके कंट्रोल में आ जाते, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता सब पे, प्राइम मिनिस्टर सब पे क्या करते, बादशाह बन जाते। तो प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि नहीं, पैसे तुम उनको भी दोगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर कर दिया कि ये इंडिपेंडेंस होगी जुडिशरी की, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस कर दी ऑडिटर जनरल की, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस कर दी बाकी सारे ऑफिसर्स की। अली सबका होता है बेटा, मगर वो यहाँ होगा ना अदर्स में आ जाते हैं, अलग से उस पे ले नहीं, मगर अदर्स में वो यकीनन आ जाता है। और फिर क्या होगा, आप रेवेन्यू जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर उसको मैंने इसको अलग से इसलिए रखा है कि ये बहुत, मैं चाहता हूँ कि इसको भी आप समझो। डिस्टिंग्विशिंग एक और फीचर होगा बजट के फॉर्मेट में। एक तो वो पहला फीचर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बताए हुए खर्चे अलग और बाकी अलग, ताकि पता चले कि खर्चे हुए। और दूसरा, रेवेन्यू अकाउंट पे जो खर्चा हुआ उसको अलग करके पेश करो। तो सर जी रेवेन्यू के अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा होता है बजट में? एक होता है रेवेन्यू, एक होता है डेवलपमेंट। रेवेन्यू का मतलब है हुकूमत चलाने का खर्चा, हुकूमत चलाने पे कितने पैसे लग रहे हैं उसको भी अलग करो, और डेवलपमेंट को भी अलग करो, ताकि पता चले मुल्क में हुकूमत की पॉलिसी क्या है। समझ आई? तो ये फॉर्मेट पे गाइडेंस दी गई। छोड़ें, पीछे जाएं, बताएं कौन बजट पेश करता है? फेडरल गवर्नमेंट। ओके, कहाँ, कितनी दफ़ा? एक बार। नाम क्या है इसका? बजट स्टेटमेंट। क्या होता है बजट स्टेटमेंट में? एस्टिमेट। खत्म, पहला टॉपिक कवर, पहला टॉपिक कवर। अब बजट पेश हो गया, ये अलग अलग आप पढ़ोगे ना आईकेप की बुक में, ये सारे इतने फैले हुए हैं, मैंने पूरा प्रोसेस दे दिया आपको सब याद कराने के लिए। अब बजट स्टेटमेंट पेश हो चुकी है, कहाँ पेश हुई है? नेशनल असेंबली में पेश हुई। तो उस पर होगी एक्सपेंडिचर चार्ज, वो 5 खर्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहे थे, ये उनकी बात है यहाँ पे। कौन से खर्चे? 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नाम बताए थे। कहता है उस पर डिस्कशन कर सकते हो, वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों भाई? वोटिंग करेंगे तो 3 रिजल्ट आते हैं। कौन कौन से? बजट में 3 रिजल्ट आते हैं। जो मांगा वो दिया गया, जो मांगा वो नहीं दिया गया, और जो मांगा वो कम या ज्यादा करके दिया गया। कहता है वोटिंग का मतलब तो ये है ना कि रिजेक्ट भी तो कर दोगे, तो वोटिंग नहीं करने दे रहा कॉन्स्टिट्यूशन। पैसे देने ही देने हैं, पैसे देने ही देने हैं, ताकि मुल्क तो बचे, मुल्क तो चले। किस किस को ये बात समझ आ गई? डिस्कस कर सकते हैं उन 5 खर्चों को, मगर वोटिंग नहीं कर सकते। बाकी बजट में जो बाकी खर्चे होते हैं ना, रोड बनाना है कि नहीं, हॉस्पिटल बनाना है कि नहीं, उन पे क्या क्या हो सकता है, उन पे आप वोटिंग भी कर सकते हो, उस पे आप सब कर सकते हो। 3 नतीजे निकलते हैं इन बाकियों पे। ये देखिए मैं जो आगे लेके जा रहा हूँ ना, उनको लेके जा रहा हूँ जिसमें वोटिंग होती है। तो नेशनल असेंबली में क्या हो सकता है? वोटिंग होती है। तो वोटिंग में उसको जितना खर्चा मांगा गया दे दिया गया,
जितना खर्चा मांगा गया मना कर दिया गया, 1 रुपया नहीं देंगे हम। और दिया तो गया मगर कैसे, रिड्यूस करके। इसका मतलब है बाकी खर्चों में भी एक चीज मुमकिन नहीं है, नहीं रिजेक्ट किया ना, ये देखो नंबर 2 रिफ्यूज था। उन 5 खर्चों में जो था सिर्फ एक चीज मुमकिन थी, डिस्कशन, वोटिंग नहीं। उनके अलावा बाकी सारा बजट, उनको छोड़ के बाकी बजट पे वोटिंग करो। 3 किस्म की बातें हो सकती हैं, चौथी नहीं हो सकती। असेंट कैसे, बढ़ा के, शाबाश, बढ़ा नहीं सकती। वो जो मांगेंगे उतना देंगे ना, जितना मांगा दे दिया, जितना मांगा 1 रुपया नहीं दिया, जितना मांगा दे तो दिया मगर कम करके, बढ़ा के कहीं नहीं लिखा। क्या है, आपको समझ आ गया? बाकी खर्चों में कॉन्स्टिट्यूशन के बताए हुए 5 खर्चों को छोड़ के बाकी खर्चों में नेशनल असेंबली असेंट भी दे सकती है, रिफ्यूज भी दे सकती है, रिड्यूस करके असेंट भी दे सकती है। दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आखिरी टॉपिक। अब बारी आती है पैसे रिलीज करने की। पैसे रिलीज करने की, एक डिपार्टमेंट को पैसे दिए गए हैं 100 करोड़ रुपए, मांगे थे उसने 120 करोड़ रुपए, तो उसके साथ क्या हुआ, असेंट या असेंट विद रिडक्शन, असेंट विद रिडक्शन हुआ। स्टेट बैंक को कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ, असेंट विद रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है? भाई बजट स्टेटमेंट पेश हुआ, स्टेट बैंक को भी तो पता चलना चाहिए ना कि किसके साथ क्या हुआ। तो कहते हैं बजट के पूरे प्रोसेस में पहली बात थी, पहली आई थी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो थी ना वो पहले शुरुआती थी, उसका नाम क्या था, एनुअल बजट स्टेटमेंट। वो तो शुरुआती थी, कंक्लूडिंग में क्या हुआ, उसमें बताई हुई चीजें असेंट भी हो सकती हैं, रिफ्यूज भी हो सकती हैं, रिड्यूस एंड असेंट भी हो सकती हैं। तो नतीजा क्या निकला, कहता है एक और अब डॉक्यूमेंट बनाओ बजट पास होने के बाद, उसका नाम क्या होगा, ये उसका नाम है, ये सेकंड डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, ये स्टेट बैंक को भेजा जाएगा तो वो पैसे रिलीज करेगा। अब अथराइज्ड एक्सपेंडिचर का शेड्यूल बनेगा, मगर उसमें वही चीजें होंगी ना जो पास की गई। और क्या वो अथराइज्ड एक्सपेंडिचर का डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद उसको साइन करता है। प्राइम मिनिस्टर उसको खुद साइन करता है और उसके बाद ये वापस असेंबली में भेजा जाता है। साइन करने के बाद वापस असेंबली में इसलिए भेजा जाता है ताकि मेंबर नेशनल असेंबली भी चेक कर सकें कि कोई हेरा फेरी नहीं की गई, वही अमाउंट्स मौजूद हैं जो हमारे सामने अप्रूव हुए थे, आगे पीछे नहीं किए गए। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया और वापस दे दिया, तो उसके बाद अब स्टेट बैंक पैसे रिलीज करती है, क्योंकि नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम एफसीएफ शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली अथराइज्ड अनलेस वो अथराइज्ड अथेंटिकेटेड हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साइन कर दे और वापस असेंबली के पास पेश किया जाए, तभी पैसे रिलीज होते हैं। और इसमें शेड्यूल में ग्रांट्स यानी जो पैसा दिया जाता है, मेड आर डीम्ड टू बी मेड नेशनल असेंबली सेवरल सम्स रिक्वायर्ड टू बी, यानी जो एफसीएफ के पैसे थे वो यहाँ पे भी अलग करके दिखाने पड़ेंगे उन पैसों से जो दूसरा है, ओके। और एक्सीडिंग द सम शोन, जितने पैसे यहाँ दिखाए गएंगे उसके ऊपर पैसे नहीं दिए जा सकते। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बेटा बजट के 3 एस्पेक्ट हैं, 3 आर्टिकल हैं, मैंने मिला के एक फ्लो चार्ट बना दिया। पहला है बजट स्टेटमेंट क्या है, आए उसको रिवाइज करते हैं, बताएं कौन पेश करता है, कहाँ, कितनी दफ़ा, नाम क्या है उसका, होता क्या है इसमें, फॉर्मेट की 2 बातें, 5 एफसीएफ के 5 खर्चे अलग और बाकी अलग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग और डेवलपमेंट अलग, अलग अलग करके दो ताकि नज़र रखी जा सके। प्रोसीजर आ जाए, किस पे वोटिंग नहीं हो सकती, एफसीएफ के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के खर्चों पे वोटिंग नहीं हो सकती, डिबेट हो सकती है। किस पे हो सकती है, बाकी खर्चों पे। तो डिबेट होगी, वोटिंग होगी, तो क्या नतीजा निकलेगा, 3 असेंट, रिफ्यूज या रिडक्शन इन असेंट। क्या नहीं हो सकता, असेंट विद इंक्रीज। जब बजट पास हो गया तो कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, शेड्यूल ऑफ अथराइज्ड एक्सपेंडिचर। इसके लिए 2 बातें क्या होंगी, प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करके अथेंटिकेट करेगा और वापस असेंबली में पेश किया जाएगा,
तब जाके इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बजट समझ आ गया आपको? किसे किसे ये टॉपिक समझ आया और याद हो गया? बेटा आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मज़े की बात सुनिएगा मेरे बच्चों, एक दो इस पे हल्की बातें हैं वो मैं कवर कराता हूँ। अब हल्की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब आ गया एक्सपेंडिचर, बजट के कुछ क्राइसिस सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जिस जो आमतौर पे नहीं हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पर भी रहनुमाई की है। ये देखें, एक्सपेंडिचर वाइल बजट प्रोसेस पेंडिंग हो या असेंबली डिसॉल्व्ड हो। भाई असेंबली ही ना हो तो फिर क्या करेंगे, बजट कहाँ से पास करेंगे? जून में हमारा बजट पास होता है, जून में असेंबली ही नहीं है तो फिर, या जून में बजट हमने पेश किया पास ही नहीं हुआ, डिबेट चल रही है, सियासी झगड़े चल रहे हैं और जुलाई शुरू हो गया, खर्चा कहाँ से होगा? इसका मतलब है दो सिचुएशन को विजुलाइज किया गया है। नंबर 1, बजट पास होने में ज़्यादा टाइम लग जाए, अगला महीना शुरू हो जाए, जुलाई का पैसा कहाँ से आएगा? स्टेट बैंक थोड़ी देगा इस तरह। स्टेट बैंक तो कहेगा भाई शेड्यूल किधर है, शेड्यूल भेजो तो मैं करूँ ना, इस तरह मैं कैसे करूँ? और दूसरा, अगर असेंबली ना हो तो फिर इन दोनों सिचुएशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नेशनल असेंबली के पास पावर है। कब? जब पेंडिंग हो तो, यानी नेशनल असेंबली में बजट पेश हुआ, डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, वोटिंग ही नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत को ख़तरा है कि हमारे लोग हमें वोट नहीं करेंगे और बजट पास नहीं हो सकेगा, तो वो डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं। मगर जुलाई के लिए, जब जुलाई शुरू हो गया तो एडवांस में पैसे दे दिए। क्या कहा? भाई जुलाई के लिए इतने करोड़ रुपए, पूरा शेड्यूल बना दिया, स्टेट बैंक को भेज दिया, भाई जुलाई का खर्चा रिलीज कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बजट अभी पास नहीं हुआ, एडवांस में दे रहे हैं हम इनको, तो बजट जब आएगा उसी से निकाल लेना ये पैसे। रेलवे को दे दो 2 करोड़ रुपए, पुलिस को दे दो 3 करोड़ रुपए, भाई फलाने को इतना, एजुकेशन को इतना, दे दो, एडवांस में हम दे रहे हैं, बजट आएगा ना माइनस कर लेना। तो एडवांस में ग्रांट दिए जा सकते हैं अगर बजट कहाँ हो, पास ना हुआ हो तो। मगर ये काम कितने महीने के लिए हो सकता है? ऐसा एडवांस सिर्फ 4 महीने के लिए दिया जा सकता है, बस 4 महीने से ज़्यादा का नहीं। तो अगर ये है कि व्हाट हैपेंस इफ बजट इज पेंडिंग एंड अगला साल शुरू हो जाए, तो उसका क्या है, नेशनल असेंबली क्या करेगी? एडवांस देगी। मैक्सिमम कितने टाइम का? 4 महीने का। मगर असेंबली ना हो तो फिर है ही नहीं, असेंबली उस वक्त है ही नहीं, डिसॉल्व हो चुकी है क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे या कुछ और वजह थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पावर है, उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो हेड होगा, वो ये काम करेगा। क्या? कि अथराइज करेगा कि खर्चा किया जाए, मगर उसको भी कितनी ताकत होगी? सिर्फ 4 महीने की। इसका मतलब हुआ 4 महीने तक का बगैर बजट पास हुए खर्चा कर सकते हैं। सही है? एफसीएफ का मतलब है मैं अथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम एफसीएफ का मतलब है तमाम, सारा। फ्रॉम एफसीएफ का मतलब तमाम। अब बेटा इसको आम जबान में अखबारों में मिनी बजट लिखते हैं, मिनी बजट। भाई मिनी बजट आने वाला है, मिनी बजट। ये मिनी बजट क्या है आज आपको समझ आएगा। ये कहता है बजट पास हो चुका है, प्रॉपर बजट, नॉर्मल बजट पास हो चुका है, मगर रेलवे के लिए पैसे रखे गए थे कम, ट्रेनें खड़ी हो गई। पोस्ट ऑफिस के लिए पैसे रखे गए थे कम, पोस्ट ऑफिस बंद हो गए, खत ही नहीं जा रहे। तो पता नहीं है ना, तजर्बे से वो अंदाजे से करते हैं। तो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आए कि किसी वजह से किसी डिपार्टमेंट के लिए पैसे, फंड्स क्या हो जाए, इनसफिशेंट, या कोई नया काम आ गया जो बजट में हमने सोचा ही नहीं था, न्यू सर्विस, मसलन न्यू सर्विस क्या है, फ्लड रिहेबिलिटेशन, फ्लड आ गया, इसके लिए पैसे थोड़ी रखे थे। खुदा ना खास्ता नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया,
रिहेबिलिटेशन करनी है, लोगों को बचाना है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो खर्च कर रहे हैं। स्टेट बैंक 1 रुपया नहीं देगा। स्टेट बैंक तो कहता है मुझे तो तरीके से फॉलो करके दो तो मैं पैसे रखूँ ना इनके लिए। भाई एक्सेस में खर्चा हो जाए किसी डिपार्टमेंट का, एक्सेस में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इजाज़त होती है ओडी की। ओडी क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओडी भी कर सकते हो। इन 3 केसेस में दोबारा बजट पेश होता है इनको डील करने के लिए। अब पूरा फुल बजट नहीं है, हर चीज़ नहीं डिस्कस होगी, बस ये चीज़ डिस्कस होगी जिसकी वजह से बजट आया। अब दोबारा बजट सेशन होगा, असेंबली में सारे आएंगे, सेम बजट प्रोसेस रिपीट होगा, सारे सेम प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। वो आर्टिकल सारे जो ऊपर पड़े थे ना हमने बजट के 80, 81, 82, 83 सारे आर्टिकल जो बजट के वर्किंग के, यानी इसमें क्या क्या होगा वही सेम बातें अप्लाई करेंगी। कौन सी वोटिंग हुई तो कौन सी शेड्यूल भी बनेगा, सब प्रोसेस बजट का सारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, मगर सिर्फ लिमिटेड हद तक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी बजट। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। सप्लीमेंट्री और एक्सेस इसको कहा जाता है, अखबार में उसको मिनी बजट बोलते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी इन केसेस में? बजट लाके अथराइज कर देगी कि ये खर्चे किए जाएं, ये खर्चे किए जाएं। और सप्लीमेंट्री बजट और एक्सेस बजट जो है उसमें जो खर्चा होगा वो फिर स्टेट बैंक रिलीज करेगी। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया 100% बजट। 4 टॉपिक में से 2 कंप्लीट हो गए, तीसरे तक पहुंच चुके हैं। इनसफिशिएंट की मिसाल सुने। इनसफिशिएंट फंड्स में, बल्कि ये मैंने खुद भी देखा था तो मुझे मिसाल हमेशा याद आ जाती है। मेरे दोस्त था एक, रेलवे में ऑफिसर है, कॉल की कहाँ हो? घर पे हूँ। अब घर पे क्या हो? ऑफिस नहीं गए? नहीं ऑफिस है ही नहीं। क्या हो गया? कहता है जी वो ट्रेनें बंद हो गई हैं। ट्रेनें क्यों बंद हो गई? कहते फ्यूल के पैसे ही नहीं। तो फ्यूल के पैसे ही नहीं तो ट्रेनें बंद हो गई ना। तो इनसफिशिएंट फंड्स। दोबारा बजट सेशन हुआ, रेलवे के पैसे बढ़ाए गए, फिर जाकर ट्रेनें चली। ठीक है, ऑनलाइन से ये बेटा क्लियर हो गया। तीसरा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पाकिस्तान। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पाकिस्तान। में आपके कोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं KF2 की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूं पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि टैक्स में जो पैसे मुल्क कमाता है, टैक्स में जो पैसे मुल्क कमाता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, सूबों को कितना मिलता है, फेडरेशन को कितना मिलता है, ये फैसला एक इदारा करता है जिसको हम कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन। एक हैरानकुन बात बताता हूँ, हैरानकुन। पाकिस्तान में जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं कि उसकी बेसिस पे ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मगर हिस्टोरिकल तौर पे सबसे बड़ा जो बेसिस रखा गया है ना पाकिस्तान में पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को बेस बनाया जाता है कि अगर आप सूबे की पॉपुलेशन के हिसाब से पैसे होंगे, मिसाल ले लें, अगर एक सूबे की पॉपुलेशन कोई 24% है तो उसको 24% पैसे मिलेंगे। तो एक हैरानकुन बात ये थी कि एक बंदा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा, यानी इसका डेमोग्राफी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट था, उसने ये बात की कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया को हैरान कर चुकी है। दुनिया को हैरान कैसे कर चुकी है कि सारी दुनिया के मुल्कों की पॉपुलेशन गिरी है, पाकिस्तान की बढ़ी है। और वो कहता है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान को देख के सर पीटते हैं कि कर क्या रहे हैं लोग। कहते हैं जी जहाँ पे एक हॉस्पिटल है और वहाँ एक हॉस्पिटल की पॉपुलेशन मिसाल ले लें अगर वो 40,000 थी तो अब 1,20,000 हो चुकी है, कहाँ वो हॉस्पिटल उसको टैकल करेगा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में एक बहुत ज़बरदस्त फिनोमेनन है जिसको इमरान खान ने बड़ा अच्छा यूज़ किया, यूथ को, यूथ बल्ज को, यंग वोटर्स बहुत ज़्यादा थे। ये हैरानकुन बात है, पाकिस्तान की बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए यार। पाकिस्तान इज़ ए सिग्निफिकेंट यूथ बल्ज।
विथ अप्रॉक्सीमेटली 64 पॉपुलेशन लेस देन 30। हैरान कुन बात है, यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो जिस मुल्क की यंग पॉपुलेशन है वो तो तबाही फेर देगा ना इतनी में। मगर आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ा ख़तरा यही यंग पॉपुलेशन है। ना तालीम दोगे ना जॉब दोगे तो पाकिस्तान में क्या बढ़ेगा? क्राइम। ओके, तो ये हुआ कैसे? पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कैसे आ गई भाई? आगे से गई। सोचना चाहिए ना, पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन आ क्या वो बूढ़े जो थे वो जल्दी मर गए, या भाई कोई यंग कोई हमारे पास कोई हकीम साहब का बनाया हुआ कोई ऐसा माजून है कि हम खाते हैं तो हम यंग रहते हैं? नहीं, यंग इसलिए रही कि सडन पॉपुलेशन बढ़ी हमारी, सडन इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है कि वो यंग ज़्यादा लोग हो गए मुल्क में। तेजी से पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है आपकी? कहाँ से डील करोगे? एजुकेशन दोगे, हॉस्पिटल दोगे, क्या दोगे यार? तो उस एक्सपर्ट ने ना इंटरेस्टिंग बात बताई। कहता है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, और भी हैं शायद, बट पाकिस्तान का शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करता है? पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करता है? पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करता है? बताओ। पॉपुलेशन। तो लोग बढ़ेंगे ना। हुकूमतें इंटरेस्टेड नहीं है पॉपुलेशन रोकने में भाई। हुकूमत सिंध, हुकूमत पंजाब, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत KPK वो चाहेंगे ना कि हमें पैसे ज़्यादा मिले तो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ना। ये है वो बेटा तबाही। भाई पॉपुलेशन की बेस पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। हाँ, एक काम कर लो ना, जैसे इंडिया ने किया था 1964 की पॉपुलेशन पे जो उस वक्त की थी उसको फ्रीज कर दिया। तो 2025 की पॉपुलेशन पे फ्रीज कर दो यार, लिंक ना करो, ताकि सूबों को इंसेंटिव तो हो ना कि यार मैं कम करूंगा तो मेरे पैसे कम नहीं होंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही पॉपुलेशन है, बता रहा हूँ तुम लोगों को। अभी भी यही है, अभी भी यही है। मगर एक अपॉर्चुनिटी भी है आप जैसे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं कि अगर यंग पॉपुलेशन है ना मुल्क की, तो तुम्हें लेबर चीप मिल जाएगा, तुम्हें लेबर मिल सकता है, ट्रेंड लेबर मिल सकता है, उनको ट्रेन करके और तुम बिजनेसेस कर सकते हो। यंग लोग ज़्यादा हैं। जापान फंसा हुआ है, जापान के यंग लोग यूरोप जा रहे हैं, पीछे रह गए बूढ़े, सर्विसेज कौन दे उनको? मुल्क को परेशानी आ गई है। बेटा बात समझ आई? तो जो इदारा क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। किस चीज़ की? टैक्सेस की, पैसे की। उसको क्या कहेंगे? नेशनल फाइनेंस कमीशन। ठीक है बेटा? नेशनल फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनता है, हर 5 साल इसकी कंपोजिशन चेंज होती है। मगर जब कमेंसिंग डे था, कमेंसिंग डे का मतलब क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था 1973, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था 14 अगस्त 1973 पे। तो 14 अगस्त 1973 पहला दिन था उसका, वो कमेंसिंग डे है। कहा गया था उसके 6 महीने के अंदर पहला NFC आएगा, उसके बाद हर 5 साल में एक NFC होगा। तो इसकी कंपोजिशन हर 5 साल में चेंज होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी कंपोजिशन, इसमें कौन कौन होता है। इसमें एक तो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होता है, 4 प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और अदर पर्सन्स जिसको प्रेसिडेंट, कोई एक्सपर्ट, कोई इकोनॉमिस्ट जिसको प्रेसिडेंट चाहे तो ऐड कर सकता है। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स ही होते हैं। राहिम बिल्कुल एक्सप्लेन होगा, सब्र करो, थोड़ा आगे करूंगा ना और जल्द समझ आ जाएगी, तो मैं वापस आऊँगा फिर। तो कंपोजिशन का मतलब कौन होता है इसमें? फाइनेंस मिनिस्टर्स, फेडरल और प्रोविंशियल फाइनेंस में, और प्रेसिडेंट किसी और को भी ऐड कर सकता है, किसी एक्सपर्ट को। अब आए राइम, सुनना, अब तवज्जो करना बेटा। अब आ रहा है मेरा बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे बार बार सवाल बना है। NFC की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? NFC की ड्यूटीज़ क्या होती हैं बेटा? NFC की ड्यूटीज़ ये होती हैं, सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इस पे ही सवाल बनता है, इन पे, इस पे 1 2 3 4 ये इस पे सवाल बनता है। NFC की ड्यूटीज़ बताओ। फिर एक सवाल बनता है इस पे कि कौन से टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूटेबल किया जाता है। अब मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। हम जब टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, FBR टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो टैक्सेस कौन कौन से? इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स वो है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, चूँकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विस सूबे खुद कलेक्ट करते हैं। वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है, तो कस्टम्स ड्यूटी। वो है एक्साइज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये 4 पाकिस्तान के बड़े टैक्सेस हैं, इनके मैंने नाम बता दिए। हम इनको बोलते हैं इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स यानी सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये 4 मेजर टैक्सेस हैं। और कोई और टैक्स भी अगर, इसका मतलब सारे टैक्सेस, ये नहीं कि कोई टैक्स छोड़ा, नहीं, FBR के 4 टैक्सेस हैं, 4 इधर आ गए, 4, और अदर टैक्स भी अगर आएंगे तो वो भी ऐड होंगे। इसका मतलब FBR जो कलेक्ट करता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेबल फंड में जाता है, और उस डिस्ट्रीब्यूटेबल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन करने का फैसला कौन करता है, उसको किस फार्मूले के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कौन उसका फैसला करता है, NFC। NFC फैसला करता है। NFC सबसे पहले, NFC के पास आ गया भी ये 100 रुपये जमा हुआ है, NFC फैसला करता है, हर 5 साल में एक दफ़ा फैसला करता है ये कि इस 100 रुपये में से 40 रुपये फेडरेशन के, 60 रुपये सूबों के, और सूबों के ये पॉपुलेशन की बेसिस पे ये हिस्सा, गुर्बत के हिसाब से ये हिस्सा, टेररिज्म को फेस करने के थोड़ा थोड़ा करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते, मगर सबसे बड़ा चंक अभी भी पॉपुलेशन की वजह से। अब मैं आपसे पूछता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस बताओ, 5 कौन से डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस हैं? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और अदर टैक्सेस। अदर टैक्स मगर प्रेसिडेंट उसको शामिल करेगा, तो आएंगे तो अदर टैक्स को शामिल करेगा ना। रुक जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये तय करते हैं ना, पैसे थोड़ी देते हैं। फार्मूला तय कर दिया ना इसका, तो जिसको जितना हिस्सा था वो बजट में, उसको अपने बजट में ले आएंगे हर साल। ये फार्मूला तय करता है बेटा। NFC के दूसरा काम क्या है? ग्रांट एंड एड देना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को सपोर्ट या किसी सूबे को, किसी एरिया को देना चाहता है, वो भी ये फैसला करता है ग्रांट का। बारोइंग पावर गवर्नमेंट की ये NFC एक्सरसाइज करता है, और एनी अदर मैटर जो कि इसे रेफर करेगा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। कोई ऐसा फाइनेंस का मसला, कोई ऐसा मैटर जो प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें हमें फैसला करना चाहिए, चूँकि सारे सूबे और फेडरेशन का फाइनेंस के हेड बैठे होते हैं, तो वो फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंस का कोई ऐसा मसला जो उसको प्रेसिडेंट रेफर करेगा, वो भी इसके आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ 4 ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी? अब ये कैसे सबसे कवर हो गया है बेटा, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें। NFC है क्या? सुनना राइम, NFC क्या है बेटा? हमारे मुल्क में टैक्सेस कलेक्ट होते हैं कितने? 4। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, और अगर कोई नया टैक्स आया तो वो भी अदर। इनके पैसे जमा होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला हिस्सा बनेगा फेडरेशन का, और बाकी सूबों का आपसी क्या क्या हिस्सा मिलेगा, इसका फैसला करता है NFC। फार्मूला तय करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का काम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का, ठीक है, बिटवीन फेडरेशन। दूसरा इसका काम क्या है? ग्रांट एंड एड देना। किसी सूबे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, किसी एरिया पे पैसे एक्स्ट्रा लगाने, वो। तीसरा क्या है? बोरोइंग पावर, ये एक्सरसाइज करते हैं। और आखिरी क्या है? प्रेसिडेंट कोई फाइनेंशियल मैटर रेफर करे तो भी इनका काम है। क्लियर? पाकिस्तान में इस वक्त 10th NFC 2020 वाला अभी भी चल रहा है। 10th NFC का मतलब आज तक, आज के दिन तक जो NFC की नंबर चल रही है उसको 10th NFC कहते हैं। और पाकिस्तान में 10th NFC वाला कोई फार्मूला नहीं है नया। हाँ, ये देखें, अभी मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, 7th NFC लिखा है। जो फार्मूला आजकल चलता है वो 7th NFC 2010 में आया था, उसका चलता है। 7th NFC के बाद फार्मूला चेंज नहीं हुआ, तो 2010 से लेके आज तक जो कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ। तो 7th NFC के बाद 8th NFC
उसके बाद 9th NFC और उसके बाद 10th NFC गुजर चुका है, मगर सेम फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है जो कि बनाया गया था 2010 में 7th NFC अवार्ड में। तो जो फार्मूला बनाया गया उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होता है भाई? प्रोसीजर ये है कि कमीशन, कौन सा कमीशन? NFC मीटिंग्स करते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, और जब नतीजा निकलता है तो वो फैसले की फॉर्म में नहीं, रिकमेंडेशन की फॉर्म में होता है। ये रिकमेंडेशन वो किससे देते हैं? वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं, और प्रेसिडेंट फिर उसको ऑर्डर की फॉर्म में इशू कर देता है, और उससे हम आम तौर पे उस ऑर्डर को हम नाम देते हैं NFC अवार्ड। उस ऑर्डर का नाम क्या होता है? NFC अवार्ड। NFC अवार्ड का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ने जो साइन किया कि इस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, NFC अवार्ड। ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला होता है प्रेसिडेंट का। और जो पिछला NFC अवार्ड होगा, अगर हम ढूंढना चाहें तो वो मिल भी जाता है, उसकी कॉपी भी मिल जाती है NFC अवार्ड की। ये देखें PDF में वो पढ़ा भी होगा, ये आ गया PDF में, जो कि प्रेसिडेंट ने साइन किया था। ये 7th NFC वाला जो है ना अवार्ड 2010, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा फार्मूला लिखा है। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये देखें, पूरा का पूरा स्टेटिस्टिक्स इसमें होगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, ठीक है। आपको इसको नहीं पढ़ना, आपने बस आइडिया लेना है। तो आपको बात समझ आई? प्रेसिडेंट ने साइन किया, अवार्ड बन गया, ऑर्डर बन गया, मगर कमीशन ने क्या किया? डिबेट, डिस्कशन और रिकमेंडेशन दी। प्रेसिडेंट ने उसको अवार्ड की फॉर्म में दे दिया, और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उसको चेंज करने की, मगर वो करता नहीं है। और जो पैसे होते हैं ना, वो सूबे की गवर्नमेंट को दिया जाता है। फेडरेशन से पैसे ना खर्च नहीं होते, हर सूबे की हुकूमत को दिया जाएगा, फिर हुकूमत अपने अपने बजट बना के वो उस पैसे को खर्च करती है प्रोविंस की। प्रेसिडेंट चाहे तो खुद भी किसी सूबे को एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए ग्रांट दे सकता है। ये इसलिए रखा गया है कि जहाँ जैसे KP में टेररिज्म ज़्यादा था तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे, बजट से हट के भी ग्रांट की फॉर्म में, क्योंकि उनको ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल्स को चेंज भी कर सकता है, मगर वो करता नहीं है, क्योंकि इसमें सियासी झगड़े हो जाते हैं। फिर उसको पावर है कि NFC अवार्ड को आगे पीछे अपनी मर्जी से करे, क्योंकि ऑर्डर उसका है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोसीजर में जो दो चीज़ें हैं समझने की, वो ये हैं कि कमीशन सिर्फ क्या करता है? रिकमेंडेशन। फाइनल कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसका नाम क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? NFC अवार्ड। अब लोगों को, सूबों को पैसे मिले कि नहीं मिले, मॉनिटरिंग भी होती है इसकी, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर्स ये मॉनिटरिंग करते हैं, साल में 2 दफ़ा रिपोर्ट जमा करते हैं। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, और अपनी अपनी असेंबली के सामने रिपोर्ट पेश करते हैं, साल में 2 दफ़ा मॉनिटरिंग करते हैं कि पैसे मिले भी कि नहीं मिले, मिले तो कितने। बेटा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। बेटा अब आते हैं लास्ट पॉइंट्स की तरफ, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। ये देखें नहीं, पहले ये जो आप एंट्रियां देख रहे हैं 43 से लेके 53 तक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में टैक्सेस की लिस्ट है, टैक्सेस की लिस्ट है। और ये वो टैक्सेस हैं जो फेडरेशन इम्पोज कर सकता है, इसको फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहते हैं। थोड़ा मैं समझाऊंगा, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी बेटा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सूबों और फेडरेशन के दरमियान पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कुछ चीज़ें फेडरेशन को दी जाएंगी, कुछ सूबों को दी जाएंगी। तो जो चीज़ें फेडरेशन को दी गई हैं उसकी लिस्ट बना दी गई है, और कहा गया है कि जो इस लिस्ट में होगा वो फेडरेशन का है, और जो इस लिस्ट में नहीं होगा वो प्रोविंसेस का है। इस लिस्ट में जब हम देखते हैं तो टैक्सेस भी लिखे हैं, और टैक्सेस की एंट्रीज 43 से स्टार्ट होती हैं। तो सवाल बनता है कि बताएं कौन कौन से टैक्सेस लगाने की इजाज़त है फेडरेशन को, और उसकी बेसिस पे टैक्स लगाया कौन सा गया है। पहली एंट्री है कस्टम्स ड्यूटी,
इसकी बेसिस पे कस्टम्स टैक्स लगाया गया है, कस्टम्स एक्ट 1969 आया। दूसरी है एक्साइज ड्यूटी, उसकी बेसिस पे फेडरल एक्साइज एक्ट आया 2005 वाला। तीसरी नंबर पे है 47 पे, क्योंकि बीच की ओमिशंस हो गई, ओमिट हो गई, बीच में है ही नहीं, ये ना समझिएगा मिस हो गई, एंट्रियाँ थी मगर वो ओमिट कर दी गई, इस वजह से 43, 44 के बाद 47 ये इनकम टैक्स है, इसकी बेसिस पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया। 48 में कॉरपोरेशन टैक्स है, मगर कॉरपोरेशन टैक्स अलग नहीं है हमारे पास। इनकम टैक्स में जो कंपनी पे टैक्स लगाया गया है ना, सेल्स टैक्स पे जो कंपनी में टैक्स लगाया गया वो इस एंट्री की बेसिस पे लगाया गया है। 49 पे है सेल्स टैक्स, ठीक है, सिवाय सेल्स सर्विसेज के, इसकी बेसिस पे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आया। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी बेसिस पे वैल्यू एडेड टैक्स आया। मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज पे टैक्स, ये अलग से टैक्स हमारे मुल्क में नहीं है अभी तक। 52 में है टैक्सेस ऑन ड्यूटीज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन कैपेसिटी टैक्स, जिसको हमारे मुल्क में सेल्स टैक्स में शामिल किया गया है, इसी एंट्री की बेसिस पे सेल्स टैक्स एक्ट में ही मौजूद है मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आखिरी है टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स पैसेंजर्स कैरिड रेलवे सी, ये जो है तो ट्रेवल, जैसे एयर ट्रेवल है उस पर टैक्स है, ये फेडरल एक्साइज एक्ट में मौजूद है, इस पर अलग से टैक्स नहीं है। इसका मतलब एक लॉ आता है इनकम टैक्स, वो मल्टीपल एंट्रीज से अपनी पावर ले रहा है। एक टैक्स आता है सेल्स टैक्स, मल्टीपल एंट्रीज से पावर ले रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सीधी डायरेक्ट एंट्रीज कौन सी थी, डायरेक्ट एंट्रीज कौन सी थी टैक्स की, डायरेक्ट एंट्रीज जिसकी बेसिस पे टैक्स आया, एक 43 थी जिस पे कस्टम्स टैक्स आया, एक 47 थी जिसकी वजह से इनकम टैक्स आया, एक 44 है जिसकी वजह से एक्साइज टैक्स आया, और एक 49 है जिसकी वजह से सेल्स टैक्स आया। बाकी एंट्रियां इन्हीं टैक्सेस के सपोर्ट में हैं, ठीक है बेटा। प्रोविंशियल टैक्सेस पे भी कभी कभी सवाल बना है, तो प्रोविंशियल टैक्स के बारे में सुने कि जो टैक्सेस उस लिस्ट में नहीं है वो प्रोविंस के हैं। तो लिस्ट में कौन कौन से नहीं है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विस नहीं है, टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेस, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी नहीं है, हालांकि आईकेप ने नहीं लिखा बट वो भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये प्रोविंस के टैक्स हैं। पता है वो क्या सवाल पूछता है, कहता है बताओ कि फेडरेशन के और प्रोविंसेस के टैक्सेस कौन कौन से हैं, 3 एग्जाम्पल दो। तो 3 हमने वहां से लिए, 3 हमने यहां से लिए। आखिरी इस टॉपिक का एक क्लेरिफिकेटरी है, ये कंप्लीट करने की वजह से मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इस पर सवाल कभी नहीं बना, और वो ये है कि गवर्नमेंट पे टैक्स है कि नहीं है। नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी टैक्स नहीं है, लोकल गवर्नमेंट पे भी टैक्स नहीं है। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पे टैक्स लग जाता है अगर वो अपने सूबे से निकल के, ये तो हमने अभी पढ़ा था एग्जाम्शन में, याद है, एग्जाम्शन के चैप्टर को हमने अभी जो कवर किया तो यही तो बात थी, यही तो था कि गवर्नमेंट अगर फेडरल होगी तो टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट प्रोविंशियल और लोकल होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते कि अपने सूबे में रहे। सूबे से निकल के अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, बिजनेस करेंगे तो उन पर टैक्स लगेगा। ये तो वही था जो एग्जाम्शन में कवर हुआ। और कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनीज, ये गवर्नमेंट नहीं है, इन पे टैक्स होगा। तो पीएसओ पे भी टैक्स है, पीआईए पे भी टैक्स है, सारी गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है। इनको बाकी कंपनीज के बराबर रखा गया है। बेटा ये था आपका वो चैप्टर जिससे डर डर के ना बच्चे जो हैं वो सहमे हुए थे कि पता नहीं कैसे याद होगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये चैप्टर आपको कितनी हद तक समझ आया। मेरी एक क्लेरिफिकेशन होगी बस, उसके बाद मैं क्लास एंड करूँगा। क्लेरिफिकेशन मेरी ये है बच्चों कि जो आपने ये पढ़ा, ये चैप्टर पहले पेज पे जो चीज़ें मौजूद हैं, ये ना आईकेप की बुक में 2 तरीके से लिखी हुई हैं, 2 तरीके से कैसे लिखी हुई हैं। एक फेडरेशन के लिए भी लिखी हैं और प्रोविंस के लिए भी लिखी हैं, मगर फ़र्क कोई नहीं है, 2 दफ़ा लिखी हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड भी लिखा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन भी लिखा है, सारी बातें सेम हैं, सिर्फ कुछ लफ्ज़ मुख्तलिफ है। फेडरल की जगह प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड कहा है उसको,
प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, फेडरल कोर्ट्स की जगह हाई कोर्ट, ख़त्म बात। कोई फ़र्क नहीं है, वही 3 जरिए से पैसे आएंगे, 5 जगह खर्च होंगे, मगर सिर्फ फ़र्क क्या है टर्मिनोलॉजी का। बजट भी सेम तरीके से बनता है, बस नाम चेंज हो जाता है, नेशनल असेंबली की जगह प्रोविंशियल असेंबली। तो पूरा का पूरा चैप्टर आप खोल के देखें, ये 2 पेज में समराइज हो जाता है, सारी चीज़ें यही हैं बेटा। अगर आप अब चैप्टर 1 और 2, 3 को देखोगे, आई होप कि अब आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3 कवर हुआ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे तरीके से समझा भी। अब आपका काम शुरू होता है रिवीजन का। रिवीजन बेटा, रिवीजन, जो जितनी रिवीजन करेगा, सीधी सीधी सी बात है। सेट है बेटा, आप आई होप के ऑनलाइन बेटा आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हमारा रहता है बेटा एक टॉपिक थ्योरी का, और वो है अपील्स। अपील का टॉपिक हमारा रहता है, ये कंप्लीट होगा तो लेफ्ट ओवर थोड़ी क्लेरिफिकेशन के लिए एक सेक्शन, तो 2 क्लासेस हमारी रह गई हैं। उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस रखूँगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, सिर्फ जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा, एओपी, बिजनेस, एओपी जो भी होगा बेटा, सारा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। 2 से 3 प्रैक्टिस सेशंस में हम पूरे सवालात क्या पूरे पेपर करेंगे। सेट है? चले भाई, थैंक यू बेटा, आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था। ये अलीना बेटा सिलेबस कंप्लीट कब? अगले 2 दिन में फुल पेपर करवाऊंगा बेटा राइम। तुमने सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करनी है। वेल्थ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस, वेल्थ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस, एओपी की प्रैक्टिस, बिजनेस की प्रैक्टिस, एवरीथिंग कवर हो जाएगी। कब? जब आपकी ये अगली 2 क्लासेस एंड हो जाएगी बेटा। 2 क्लासेस के बाद हम इनको कवर करेंगे। सेट है? बिल्कुल बेटा, डन है। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।